I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ईवीएस एमसीक्यू सीरीज। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए। नाउ वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। विदाउट गेटिंग लेट लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब आपको 31 क्वेश्चन से ना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि यू हैव लर्न द बेसिक। बहुत सारी चीजें जो समझ में आ गई है आगे के 30 क्वेश्चंस करके, और बाकी जो न्यू कॉन्सेप्ट आएगा दैट आई विल लेट यू नो विद द एमसीक्यूज ओनली। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। Pollutants that are easily manageable and decomposed in nature are called। वो पॉल्यूटेंट जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं इजिली उसको क्या बोलते होंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, रीन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स। सो देयर इज नथिंग लाइक रीन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसा कुछ नहीं होता है जो रीन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स होता है। दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे हम लोग वेस्ट को कैटेगराइज करते हैं दो में, वैसे ही पॉल्यूटेंट्स दो में कैटेगराइज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो डिकम्पोज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जिसको डिग्रेड करा जा सकता है, टुकड़ों में डिवाइड करा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है बायोलॉजिकली। बायोडिग्रेडेबल का मतलब देखिए समझिए, बायोडिग्रेडेबल। इनिशियल लेक्चर्स में बायो का मीनिंग बताए थे ना, लाइफ। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाएगा जो जिनके पास लाइफ है, दैट मीन्स माइक्रोब्स। ये लोग ही डिग्रेड कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32। बीओडी स्टैंड्स फॉर। लेक्चर वन में हम लोगों ने बीओडी के बारे में पढ़ा था कि बीओडी क्या होता है। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है ये हम लोगों ने वहां देख लिया था। रेफर टू लेक्चर वन। लेक्चर वन। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? अगर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो वी नीड टू लर्न सम प्रोटोकॉल्स। अर्थ को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं जिसके अंडर हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। कहीं पे वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए प्रोटोकॉल आया है, कहीं पे मरकरी का पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रोटोकॉल आया है, कहीं पे ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए प्रोटोकॉल्स लाए गए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो एक सिटी है जो कि जापान में है। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, क्योटो एंड सिटी इन जापान। जापान में बहुत सारे लोगों ने बैठ कर डिस्कशन किया कि कैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सकते हैं। तो दो एमसीक्यू बन गया। सबसे पहला एमसीक्यू की क्योटो कहाँ पे? तो जापान में। किस लिए आया था क्योटो प्रोटोकॉल? फॉर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। अब हम लोग कुछ कुछ और जानते हैं इसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1997 में इन क्योटो सिटी ऑफ जापान। लेकिन इसको फोर्स में लाया गया 2005 में, मतलब ये इम्प्लीमेंट हुआ 2005 में। किस एजेंसी के थ्रू आया? यूएनएफसीसीसी के थ्रू आया था। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इतना ही आपसे पूछा जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है कि कभी अडॉप्ट हुआ था, आपको फोर्स वाली डेट याद कर लेनी है कि 2005 में इसको फोर्स में लाया गया था। एंड किसके थ्रू आया था? यूएनएफसीसी के थ्रू आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो यूएनएफसीसी देखती है। इसका आंसर क्या होगा? एसिड रेन के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बाय ट्री का प्लांट करके, ये ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कभी प्रोटोकॉल बनेगा नहीं, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशन निकालती है, तो उसके लिए सारी कंट्री नहीं बैठेगी प्रोटोकॉल बनाने के लिए। सो ग्लोबल वार्मिंग विल बी द आंसर। और ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल थ्री आर मेजर ग्रीन हाउस गैस, सो डी विल बी द आंसर। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने बहुत सुना है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कि होता क्या है। एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने टोमेटो की कल्टीवेशन देखी है? कैसे टोमेटो उगाए जाते हैं? टमाटर जब ठंड में उगाया जाता है तो ऐसे ग्रीन कलर का कवर उसके ऊपर बनाया जाता है और नीचे भी टमाटर उग रहा है। स्ट्रॉबेरी भी ऐसे ही उगाया जाता है। अगर आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी के खेत देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी की फील्ड देखी होगी, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है और
ऐसे करके ग्रीन कलर का कुछ बना हुआ है, कोई शेड बना हुआ है, या फिर बहुत सारे और भी जगह है जहां पे ऐसे ग्रीन नहीं तो कोई भी कलर का शेड बना के हम लोग नीचे में प्लांटेशन करते हैं। ठीक है। ये ग्रीन शेड होता क्यों क्या है? अब आप लोग देखिए ये क्या होता है। सन, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। लेट अस सपोज कि ये अर्थ है और ये सन है। सन रेज अर्थ में आती है तो डिवाइड होती है। कुछ कुछ रेज यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं उससे ही लौट जाती है, कुछ रेज अर्थ के सरफेस से टकरा के लौटती है, कुछ रेज अंदर आ जाती है। ओके। अब जो सनरेज आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ, या ये समझने की जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज में नहीं जाना है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है, ये ग्रीन हाउस क्यों बनाया है, टमाटर का खेती के लिए क्यों बनाया गया है? ताकि जो भी गर्मी है, जो भी सूरज का रोशनी आए, उससे ये इन्वायरमेंट क्या हो जाए, वार्म हो जाए। ठंडे में टमाटर की खेती की जाती है ताकि वो इन्वायरमेंट वार्म हो जाए, उसके लिए ऐसा ग्रीन कलर का कवर बना दिया जाता है। सनलाइट आती है, सेम अर्थ के साथ होता है, सेम ही चीज अर्थ के साथ होता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। अर्थ में सनरेज आती है तो वो उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए। अगर 100% सनरेज आ रही है तो 100% इसको रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन होता क्या है, कुछ सनरेज अंदर आके रह जाती है और ये वापस नहीं जा पाती, इसको यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स या गैसेस जो होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी गैसेस है या पॉल्यूटेंट्स है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट वार्म कर देती है टेम्परेचर को, और इसको हम लोग तब अर्थ एक ग्रीन हाउस के जैसे रिएक्ट कर रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जो गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ पे इसको रोक रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। और इस पूरे इफेक्ट को बोला जाता है, क्योंकि इससे ग्लोब, अर्थ मतलब ग्लोब, ग्लोब वार्म होता है इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। 36, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? आप लोग कैसे काउंट करते हैं पॉपुलेशन? ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 8 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, दैट मीन्स व्हाट, ये ह्यूमन की बात हो रही है ना। वैसे अगर हम लोग एलिफेंट का पॉपुलेशन काउंट करें तो मान लेते हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 20,000 हाथी है, एलिफेंट है पूरे इंडिया में, इफ सपोज सपोज करवा रहे हैं, इट इज एग्जाम्पल, तो ये एलिफेंट की पॉपुलेशन है। सेम लाइक पॉपुलेशन क्या होता है, इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज में कितने इंडिविजुअल है, दैट इज पॉपुलेशन। चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो, एनिमल पॉपुलेशन हो, प्लांट पॉपुलेशन हो, लाइक दैट। नाउ कमिंग ऑन टू 37 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इजी, इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेजेंट के नीड को सेटिस्फाई करना, साथ में फ्यूचर के नीड को भी देखना। तो मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टेक्निकल मीनिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग। ओके ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रोग्रेस होगा ह्यूमन बींग का। सी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोड्यूस द रिसोर्स। ह्यूमन नीड क्या है और अर्थ की क्या एबिलिटी है प्रोड्यूस करने के लिए। गांधी जी का एक कोट है, गांधी जी ने एक कोट दिया था, अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट ग्रीड। अर्थ के पास हर किसी की नीड के लिए सब कुछ है पर ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है। दिस वॉज अ स्टेटमेंट बाय गांधी जी। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होता तो साफ साफ ए आंसर होता, लेकिन यहाँ ऑल ऑफ द अबव है, देयरफॉर डी विल बी आंसर। ओके 38, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। लेक्चर 1 को रेफर कर लेना है। एनर्जी फ्लो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या ऑल राउंड, ये आप लोग अभी बताएंगे इसका आंसर। वैसे तो आंसर बी दिया हुआ है, यूनि डायरेक्शनल।
एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हम लोग पढ़े थे ना पिरामिड, बस ऊपर जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन लेक। देखिए अपराइट पिरामिड का मतलब क्या होता है, ये वाला पिरामिड नंबर्स का पिरामिड के बारे में बात हो, हम लोग लेक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। लेक में जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर होना चाहिए, यहाँ पे होता है हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे कार्निवोरस एंड यहाँ पे ओमनिवोरस एंड यहाँ पे डिकम्पोजर्स, ये होते हैं, ऐसे रखते हैं हम लोग। ओके, अब लेक की बात करते हैं। लेक के केस में सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन है लेक में, लेक में क्या क्या होता है, लेक में वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वही एल्गी, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो जो स्लिपरी स्लिपरी बनाते हैं ना किसी भी वाटर बॉडी को, उसको एल्गी बोलते हैं। तो ये होते हैं सबसे ज्यादा यही होंगे। उसको एल्गी को कौन खाता है, एल्गी को छोटी छोटी स्मॉल फिशेस खाती है। स्मॉल फिशेस को कौन खाते हैं, लार्ज फिशेस खाती है। इस तरह से आगे बढ़ती चला जाता है। लार्ज फिशेस को कौन, ह्यूमंस खाते हैं। सो ऐसे बढ़ता है। तो एल्गी सबसे ज्यादा होता है नंबर में, हाईएस्ट इन नंबर। स्मॉल फिशेस फिर एल्गी से कम, फिर ऐसे करके होता है। तो ये तो अपराइट हुआ, तो ये तो अपराइट है। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, पॉन्ड। पॉन्ड का भी सिमिलर ही होगा ना, लेक जैसा ही होगा पॉन्ड में भी। नेक्स्ट ग्रासलैंड का चेक कर लेते हैं, पॉन्ड को हटा के ग्रासलैंड का चेक कर लेते हैं। ग्रासलैंड में क्या होगा, सबसे प्रोड्यूसर कौन है ग्रासलैंड में, ग्रास। पेड़ तो होता नहीं, वहां पे घास होती है। घास को कौन लोग खाते हैं, हर्बीवोरस कौन है, काऊ खाएगी, गोट, शीप, ये लोग खाते होंगे ग्रास को, बी। ओके, अब इसके ऊपर इन काऊ गोट शीप ये लोग को कौन खाएंगे, लार्ज एनिमल्स। ओके, लार्ज एनिमल्स के ऊपर और बड़े लार्ज एनिमल्स इनको खाएंगे। तो इस तरह से ये चेन चलती है। नंबर के हिसाब से देखें तो घास का नंबर सबसे ज्यादा होता है, ग्रास थोड़ी काउंट में आ सकती है, ग्रास तो पूरे ग्राउंड में फैली हुई थी, ग्रास का नंबर हाईएस्ट होता है। तो ये भी बेस ऐसा ही बनेगा, पहले ग्रास सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद काउ की नंबर्स होंगे, उसके बाद लार्ज एनिमल्स के नंबर कम होते चले जाएंगे। फॉरेस्ट देखते हैं। फॉरेस्ट में सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन होगा, ट्री। और उसको खाने वाला कौन होगा, डियर, एलिफेंट, बियर, एक्सेट्रा, ये लोग खाएंगे। इन लोगों को खाने वाला कौन होगा, लायन, टाइगर, एक्सेट्रा। इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब देखिए, फॉरेस्ट में ट्री का नंबर कम होता है रिलेटिवली डियर, रैबिट, एलिफेंट, डियर के नंबर्स। तो इसका चेन कुछ इस तरह से बनेगा, ट्री इतना होगा, उसके बाद ये लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा पिरामिड बनना शुरू होता है। इसीलिए फॉरेस्ट का पिरामिड अपराइट नहीं होता है। दैट इज माई आंसर विल बी फॉरेस्ट, डी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप का होता है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इज कि आज तक वहां पे कोई भी चीज नहीं रही है, एंड सेकेंडरी सक्सेशन इज एक बार रहा है कुछ, उसके बाद दोबारा आ रहा है। एग्जाम्पल, ये वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन के बाद यहाँ से लावा बिखरा और यहाँ पे एक लैंड बन गई। ठीक है, ये लैंड में धीरे धीरे बहुत टाइम बीतेगा, तो ये वोल्केनिक इरप्शन धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है, बहुत टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीतेगा, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ आएंगे, छोटे छोटे पेड़ आने के बाद बड़े पेड़ आएंगे, घास से आएंगी, फिर ऐसे करके ट्री आना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, ये वोल्केनो से मिट्टी बना उसके बाद शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन है, अब ये पेड़ बन गए, यहाँ पे फायर लग गई है, आग लग गया, आग लग गया तो फिर से ग्राउंड खाली हो गया, अब कुछ टाइम बाद फिर से वापस से पेड़ आना शुरू हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन।
कि पहले यहाँ पे कुछ था, फिर आग लगा, फिर यहाँ पे फिर से शुरू हो गया कुछ आना। दैट इज, समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेजेस होते हैं सक्सेशन के। सबसे पहला स्टेज होता है पायनियर, मतलब प्रिमिटिव, पहली बार कुछ आना, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज होता है किसी भी सक्सेशन का मेच्योर स्टेज, एंड लास्ट स्टेज होता है थर्ड, दैट इज क्लाइमैक्स। यहाँ पे पूछा है कि फाइनल स्टेबल कम्युनिटी कब होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। दोनों का स्टेज सेम ही होता है। तो फाइनल स्टेबल होगा क्लाइमैक्स में, जब अंत होने वाला होगा, जब प्रॉपर ट्री बन जाएंगे ये लोग, तब स्टेबल कम्युनिटी आएगी। क्लियर? सो with this last question, I am ending the today's lecture. In next lecture, we will continue from question number 41. I hope you are enjoying the EVS series. Thank you. Thank you for watching.